प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। सीएम धामी ने दी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, सैन्य परिवारों को दी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सौगात। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर किया हमला, विरोध प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला, भाजपा सरकार पर लगाया जनता को छलने का आरोप। सितारगंज में बिना लाइसेंस के संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई, झोला छाप, डॉक्टर्स की दुकानों की गई सील, छापेमारी में प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद। हर साल भारत में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हर साल भारत में 16 नवंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास में आज का दिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज है। इस युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश बना था। शुक्रवार को विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 1971 में युद्ध के अंदर पाकिस्तान पर भारत की जीत सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले शहीदों को पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें आपको कि इस दौरान आयोजित सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य परिवारों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सौगात भी दी। ऐतिहासिक दिन है और भारत की सेना ने आज के दिन बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी। उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमेशा सेना को लेकर, सेना के वेलफेयर को लेकर, उनके परिवारों को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा हम उन सैनिकों का स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर। उधर पौड़ी में भी आज विजय दिवस के अवसर पर एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक पर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधायक राजकुमार पौड़ी ने वीर शहीदों को याद करते हुए पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93 आजाद सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे किस प्रकार से आत्मसमर्पण किया था। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और आज शहीद स्थल पे हम यहाँ पे सारे जितने भी युद्ध में शहीद हुए उन लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सभी ऐसे सैनिक परिवारों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए दिया है और मैं उन सभी वीर शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ और नमन भी कर रहा हूँ। हम सभी लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पर उन शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सबने जो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी उन शहीदों को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह हम उनके प्रति जो है उनके और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं। विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और फील्ड मार्शल मानेकशॉ को याद किया जा रहा है, क्योंकि इनके साहस, प्रेरणा और दूरदर्शिता के चलते भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में कामयाब हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जीत को 1971 की लड़ाई को देखा जाता है। आज के दिन हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारत कामयाब रहा, बांग्लादेश का गठन हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000
पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं। वहीं चमोली में भी विजय दिवस के अवसर पर अमर शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस और एनसीसी के जवानों ने अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। विजय दिवस पर आपको बता दें कि जिला पंचायत में आयोजित समारोह में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला स्तरीय अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और पूर्व सैनिकों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को नमन किया और वीरांगनाओं को सम्मानित करते हुए देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक बधाई दी। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में जो भारतीय सेना ने बांग्लादेश की स्थापना की थी उसमें योगदान दिया था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज जनपद के सभी सैनिकों जिन्होंने अपनी बलिदान दिया और उनके परिजनों, उनको सम्मानित किया गया और उनको जो है याद किया गया कि उनके बलिदान के कारण ही हम आज इस दिवस को मना रहे हैं। और अन्य शहीदों को भी हमने नमन किया जिन्होंने अपने देश के लिए अपना प्राण को न्यौछावर कर दिया। मैं अनीशा रावत, मेरा गांव साल है, मैं गोपेश्वर में रहती हूं और मैंने अपने पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी थी। आज विजय दिवस है, इसके लिए मैं विजय दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। तो मैं एक शहीद की बेटी होने के नाते मैंने जो शहीदों पर लिखा था, जो मैंने अपने पिता पर लिखा था, जब जाना देश से समर्पण तुम्हारा, गर्व से उठ गया तब मस्तक हमारा। जब जाना देश से समर्पण तुम्हारा, गर्व से उठ गया तब मस्तक हमारा। ढूंढती रही हर रोज तुम्हारे साये को मैं, ढूंढती रही हर रोज तुम्हारे साये को मैं, पर देख कहाँ पाई चेहरा तुम्हारा, पर देख कहाँ पाई चेहरा तुम्हारा। पिता, कमी तुम्हारी आज भी महसूस करती हूँ। कि हमने 1971 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर एक उदाहरण विजय, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जनरल साहब सहित 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और उसमें हमारे देश के 3,843 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हमारे ज़िले के 49 जवान शहीद हुए थे और हमारे ज़िले के 3 वीरता पदक मिले थे, जिसमें से 1 महावीर चक्र और 2 वीर चक्र मिले। वहीं आज पिथौरागढ़ में विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन खेल मैदान कासनी गेट पिथौरागढ़ में किया गया। रैली का आयोजन भारतीय सेना के पंचशूल ब्रिगेड की तरफ से किया गया। इस दौरान रैली में भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक रैली के दौरान स्टॉल भी लगाए गए और भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए मनोरंजन और उत्साहवर्धन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वीरांगनाओं और सैनिकों को उपहार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां पर एनडीएस स्कूल के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। बता दें कि ऋषिकेश के एनडीएस स्कूल निर्मल आश्रम और एनडीएस एनजीए के साथ निर्मल आई इंस्टीट्यूट जनहित में कई सराहनीय कार्य कर रही हैं। है आपको याद होगा कि 1971 के अंदर में पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में जो इंडो पाक वॉर 1971 था, किस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और जो मिलिट्री डिसिसिव और स्ट्रैटेजिक विक्ट्री को रूप दिया था। पूरी दुनिया नहीं भूलेगी कि उस दिन में, उस वक्त के अंदर में भारत के वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान की क्या परिचय दिया। महज 13 दिन के अंदर में पूरे लड़ाई को खत्म किया। आप देख रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई ऑन है और कब से, फरवरी से ऑन है, लेकिन उस वक्त में सिर्फ 13 दिन के अंदर में सूबे में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है और ऐसे में जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सड़कों पर उतरे और बताया भी जा रहा है कि राज्य सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जनता को चलने का काम कर रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार फिर से बिजली के दामों को बढ़ाकर उत्तराखंड की जनता को महंगाई की मार देने जा रही है, जिससे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस इसका विरोध कर आमजन को न्याय दिलाने की का काम कर रही है।
देखिए, जिस तरह से प्रदेश में जो है पिछले 5 साल और 5 साल के बाद दोबारा उनको जो ये 5 साल और मिले हैं, तो उनको चाहिए था, जब जनता ने इतना बड़ा सहयोग उनके साथ कराया तो जनता को कुछ ना कुछ राहत दी जाए। अन्य प्रदेशों में जहाँ बिजली माफी की बात चल रही है, सिलेंडर को कम करने की बात चल रही है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वादे किए जा रहे हैं, तो यहाँ तो अभी प्रेजेंट में सरकार बनी है तो इनको बिजली की दरें 2 बार बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? क्या गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा? ऊपर से भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो इसी मुद्दों को लेकर आज जो है यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान और ये प्रदेश महंगाई से त्रस्त है और आज जनता के ऊपर एक और बोझ इस सरकार ने बिजली दरों को बढ़ाकर दे दिया है। आज कांग्रेस उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है और हमारी मांग है कि जो बढ़ी हुई दरें हैं इन्हें वापस लिया जाए और नहीं लेते तो फिर कांग्रेस सड़कों पर, जब तक वापस नहीं होगा ये बढ़ी हुई दरें, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। नियामक आयोग बना हुआ है और अभी पीछे इन्होंने कुछ संस्तुति करी थी जिसके बाद ये बिजली के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अभी कुछ समय ही नहीं हुआ है और पुनः बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे मनमानी सरकार के द्वारा की जा रही है कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है सरकार को देखते हुए कि 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ और 2 बार आप रेट बढ़ा चुके हैं। तो इससे क्या आप जताना चाह रहे हैं? क्या पैसा सरकार के पास इन्हीं स्रोतों से आना है, अन्य स्रोत नहीं है आपके पास? कि हमारा पर्यटन इतना बड़ा उद्योग हो सकता है, उस पर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं? आज हमें इसी मुद्दे को लेकर आज पूरा कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और आज पुतला दहन का भी कार्यक्रम है जिसमें हम डेवाला चौक पर सभी कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं और सरकार का पुतला फूंके। उत्तराखंड बीजेपी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिसमें चमोली बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी ने अपने जिला स्तरीय कार्यकारिणी में थराली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता राकेश जोशी को जिला महामंत्री बनाया। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला महामंत्री राकेश जोशी का बीजेपी मंडल कार्यालय में फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थराली को जिला कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर खुशी जताई है और इस दौरान नवनियुक्त जिला महामंत्री राकेश जोशी ने नई जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश बीजेपी का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जी का और अपने वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देता हूं और अपने शुभचिंतकों का धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी का पूर्व की भांति बिल्कुल बहुत ईमानदारी से और बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही घनिष्ठता से इसका निर्वहन करूंगा। का मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजने के बाद छात्र नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसके तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के सभागार में प्रेस वार्ता कर एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पंवार गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉलेज के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी अध्यक्ष को 3 साल का समय मिला है, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पंवार ने अपने 3 साल का समय मिलने के बाद भी कॉलेज और छात्रों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने मात्र छात्रों को गुमराह करने के लिए कॉलेज प्रबंधन समिति और प्राचार्य को ज्ञापन देने का काम किया, जबकि धरातल पर कॉलेज के हाल बद से बदतर है। करने वाली बात है कि 3 वर्ष किसी छात्र संघ अध्यक्ष को मिले और इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य इस कॉलेज में हुआ है कि मानो कि हम मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज लड़ रहे हैं। हमें कॉलेज में क्या चाहिए? अच्छी क्लासेस, क्या दिख रही हैं? हमें कॉलेज में क्या चाहिए? स्वच्छ पानी, क्या मिल रहा है? हमें कॉलेज में क्या चाहिए? अच्छे शिक्षक गण, क्या वो आ पाए? और जब वो आने भी वाले थे तो भी उसमें धांधलेबाजी की बू भी आ रही थी। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसका पुरजोर विरोध करा। किताबों की समस्या है, कॉलेज में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है पूरा, कॉलेज में जो शिक्षकों की कमी है, कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। जिस पार्टी का छात्र संघ अध्यक्ष है एनएसयूआई पार्टी का, वो पार्टी कॉलेज में किसी भी मुद्दे पर लड़ने को तैयार नहीं है। 3 वर्ष का कार्यकाल छात्र संघ अध्यक्ष को मिला है, एनएसयूआई पार्टी को काम करने के लिए मिला है, लेकिन 3 सालों में उन्होंने ऐसा कोई 3 काम भी नहीं है जो गिना सकें। छात्र संघ चुनाव आ गए हैं, लड़ने के लिए आ जाते हैं चुनाव, लेकिन मुद्दा कोई है नहीं। मुद्दे जिंदगी भर यही रहे इनके, लेकिन
जीतने के बाद भी इन मुद्दों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ऐसा कोई उन्होंने काम किया है। सिर्फ ज्ञापन देने के अलावा एनएसयूआई पार्टी ने। खबर हल्द्वानी से, जहां पर गोला बाईपास स्थित आपको बता दें कि टंचिंग ग्राउंड के कूड़े में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उठ रहे जहरीले धुएं के कारण आसपास के लोगों को सांस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार टंचिंग ग्राउंड से धुएं का गुब्बार उठ रहा है, लेकिन इस ओर किसी भी प्रशासनिक अमले का ध्यान नहीं गया, जिससे कि स्थानीय लोगों में खासा रोष देखा जा रहा है। वहीं मामले में नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही मिलकर आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो करीब दोपहर के वक्त ही आग लगी हुई थी, जो कि क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो गोला रोखड़ का एरिया, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो एकदम से उस आग ने विकराल रूप ले लिया था। वहाँ पे हमारे द्वारा अपने टैंकरों के माध्यम से तथा 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी, जिनके माध्यम से उसको बुझाया गया था। किंतु क्योंकि उस कूड़े के ढेर में प्लास्टिक आदि सामान ज़्यादा रहता है, तो उस आग में एकदम से काबू पाना आसान नहीं है। तो कल भी उसको बुझाने का हमने कार्य किया, उसमें पानी डाला है तथा फायर ब्रिगेड ने पूरा सहयोग हमें किया है। आज जब ग्राउंड पे उसका भ्रमण किया गया तो फिलहाल वहाँ पे आग की लपटें नहीं है, धुआं है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हवा ज़्यादा चलती है। अगर वो हवा सड़क की ओर को चलेगी तो ऐसा लगेगा धुआं सड़क पे, अगर धुआं जंगल की ओर चलेगी तो बिल्कुल धुआं छट जाता है। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगी हुई है, सभी को इसकी सूचना है और निरंतर उसमें आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसमें जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, उनसे भी मेरी कल रात भी वार्ता हुई थी। वो वहाँ पानी का टैंकर और सारी चीज़ें भेजकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मृत्यु की सूचना अभी तक ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई है और इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय ने भी नगर आयुक्त साहब से इसमें बात करी है और शीघ्र ही इस आग को बुझाने का वो कर लिया जाएगा, इसे आग बुझा दी जाएगी। अरे गंदगी जो यहाँ पर आती है ना, उसके कूड़े में तो धुआं आती है, जलाते हैं ना तो गंदगी आती है, उसकी धुआं आता है, इसमें नुकसान करता है ये, तो इसमें से बीमारी भी फैलती है, बनती है। एक आध काफ़ी आता है, धुआं होता है, सबली आता है, मार छा जाता पूरा, धुएं गंदगी होती है। बीमारी का डर भी कोई? हाँ, बीमारी का डर है इसमें। खांसी आती है, किसी के एकदम मार जम जाता है वो। यहाँ आग तो हमेशा लगती रहती है, ये करीबन 10 साल से आग लग रही है। ये नगर निगम की लापरवाही है, जिससे यहाँ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत है और कई बच्चे मर भी चुके हैं और बुजुर्ग लोगों को भी दिक्कत है, जिसमें सांस में जलन हो रही है, सांस लेने में, सांस की नली में, और आंखों में जलन है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस की बीमारी अक्सर होती है, उससे जो है इनको ज़्यादा परेशानी है, जिससे यहाँ 7-8 लोग बुजुर्ग भी मर चुके हैं। हमने लिख के भी दिया था नगर निगम को, लेकिन नगर निगम सुन नहीं रहा है। सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के संचालित अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद हुई है। वहीं स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम ने झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। पास एक लोकल से इंफॉर्मेशन आई थी कि डॉक्टर साहब द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रसव के दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हमने मौके पे उप निरीक्षक जी के द्वारा यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे छापा मारा। छापे में हमें कई ऐसी दवाइयाँ पाई गई जो नारकोटिक में आती हैं और हमारे पास ऐसी भी दवाई पाई गई यहाँ पे छापे में जो गर्भपात वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जो पूर्ण रूप से बैन है। और डॉक्टर साहब मौके पे यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके यहाँ पे क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया और काफ़ी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी यहाँ पे पाई गई निरीक्षण के दौरान। ये यहाँ पे इनको दुकान का कोई ऐसा नाम नहीं है, घर में ये क्लिनिक चला रहे हैं जिनको लोकल वाले तलैया वाले डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। देवप्रयाग विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद कंडारी की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 10वीं में टॉप करने वाले छात्रों को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक देश के कई स्थानों पर भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत आज मुख्यमंत्री आवास में बोर्ड टॉपर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और विधानसभा पहुंचकर विधानसभा की कार्रवाई के बारे में
बारीकी से जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की सब पहल की सराहना करते हुए इसे सरकारी कार्यक्रम बनाए जाने की घोषणा की। विनोद ने कहा है कि ये जो भारत दर्शन कार्यक्रम है इसको सरकार के स्तर पर करना है, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए योजना बनाएंगे कि सरकार के स्तर पर इस पर ये कार्यक्रम है। और हमारे अन्य बच्चों प्रत्येक ब्लॉक से बच्चों का, अभी तो केवल हमारे वहाँ के 3 ब्लॉक के बच्चे, पूरी विधानसभा कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉकों के बच्चे हैं, 1 विधानसभा के। लेकिन भविष्य में आपकी तरह ही पूरे प्रदेश के अन्य बच्चों को भी इस भारत दर्शन में जाने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बच्चों को कि आपका ये जो शैक्षिक भ्रमण है, भारत दर्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। जी, मेरा नाम सपना है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज हिंडोला खाल से हूँ। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारे विधायक जी जो हैं वो हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये मतलब पहली बार ऐसा प्रयास किसी विधायक का हुआ है, पहली बार मतलब हमारी विधानसभा से ये है, तो हम अपने आप को लकी समझते हैं कि ऐसा प्रयास हमारे लिए हुआ और हमें बड़ी बड़ी जगह घूमने को मिला, विधानसभा में आने का मौका मिला हमें। और इसी तरह अभी कल हम गंगा आरती में गए थे, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री आवास से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई हमारी। देखिए, आपने देखा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। आपने देखा कि अभी विधानसभा भवन देखा, विधानसभा के अंदर क्या प्रक्रिया होगी वहाँ के मार्शल ने बताई। तो निश्चित तौर पर हमारा मेन इस भारत दर्शन कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को कुछ सीखे, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा बाहर आए। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आवास में बच्चों ने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री आवास देखने का काम किया। और अभी हम शाम को ट्रेन से हम लखनऊ जाने वाले हैं। कल ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी देखेंगे, वहाँ का भी समय हमारे पास मिल चुका है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है और आज मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी विधानसभा के अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ। उन बच्चों के लिए जो समय देने का उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो टाइम दिया। वहीं नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अदवाणी, बिरनी, तमियार, रोहदेली, ओडाडा और पसर सहित 6 ग्राम पंचायतों की समस्याएं बरसों से आज भी लंबित पड़ी है, जिसको देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी की अध्यक्षता में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य व्यक्तियों की बैठक हुई। इस दौरान 6 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की बैठक में विकास समिति का गठन कर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संघर्ष का ऐलान किया। इस दौरान सरकार की ओर से मोटर मार्ग सहित अन्य मांगों पर की गई कार्रवाई नहीं होने पर हैवल घाटी में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। खबर रामनगर से, जहां पर शुक्रवार की सुबह स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में गर्भवती महिला ने ऑपरेशन के दौरान एक साथ 2 बेटी और 1 बेटे को जन्म दिया। बताया भी जाता है कि गर्भवती महिला और उसके 3 बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चिकित्सालय के प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक ने बताया है कि मोहल्ला गुलरघट्टी निवासी सरफराज की पत्नी उजमा परवीन को प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजन सुबह अस्पताल लाए थे, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा तुरंत उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला का पिछले 9 महीने से अस्पताल में ही तैनात महिला चिकित्सक की देखरेख में इलाज चल रहा था। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित होटल ऑल सीजन बीते रोज देर रात को सट्टा खेल रहे 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई एसएसपी के निर्देश पर की गई। पुलिस ने मौके पर आपको बता दें कि 12,50,000 रुपए की रकम भी बरामद की है। सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई सफेदपोश और कारोबारियों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया है कि इन सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।